नमस्कार, मैं सुयश और मेरे को होस्ट सौरभ जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं आपका इस शो पर स्वागत करते हैं। आपने न्यूज में देखा ही होगा कि भारत का चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर पृथ्वी से प्रक्षेपित हुआ था और आज 23 अगस्त को यह चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। दिस इज ट्रूली अ हिस्टोरिकल मोमेंट। आज हर भारतीय की छाती गर्व से 56 इंच की हो जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में हासिल किया है वह अतुलनीय है। और अब भारत का नाम उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है जिन्होंने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक यान भेजा है। भारत के अलावा यह अचीवमेंट केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास है। आपको कैसा लग रहा है आज सौरभ? सुयश, आप 56 इंच की बात कर रहे हैं। हमारे कदम 4 लाख किलोमीटर अंतरिक्ष में जा पहुंचे हैं। फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, आज हमारी भारत माता के सपूतों ने चंद्रमा को अपना प्रणाम भेजा है। सनातन संस्कृति का हूँ, इसलिए ये जरूर कहूंगा हमें चंद्रमा का आशीष भी जरूर मिलेगा। और बात करें इस दुनिया की, तो मैं ये जरूर कहूंगा भय बिन होए न प्रीत। अब पूरे संसार में भारत की इज्जत और बढ़ गई है। इसके साथ ही कोई भी दुश्मन, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो दुश्मन कोई हिमाकत करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। तो सुयश, मैं चाहूंगा कि इस मिशन के बारे में विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी, आज के शो के माध्यम से हम ना केवल अपने दर्शकों को अंतरिक्ष, चंद्रयान 3 और उससे संबंधित वैज्ञानिक ढांचे के बारे में बताएंगे, बल्कि इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि के राजनीतिक मायने भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यह सब डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि चंद्रयान मिशन आखिर है क्या, इस मिशन का इतिहास क्या है। चंद्रमा को लेके स्पेस मिशन करने के लिए सबसे पहला प्रपोजल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के पास सन 2003 में आया था, जिसके बाद ईयर 2007 में मनमोहन सिंह सरकार ने चंद्रयान 1 मिशन अप्रूव किया था। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था एवं 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 में मौजूद मून इंपैक्ट प्रोब अलग होकर चांद के साउथ पोल के पास गया था, जहां उसने चंद्रमा पर पानी की खोज करी थी। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी और एक ऐतिहासिक क्षण था पूरी मानवता के लिए। फिर 28 अगस्त 2009 तक चंद्रयान 1 से हमारा संपर्क स्थापित रहा, जिसके बाद तकनीकी कारणों से संपर्क टूट गया। हालांकि इस बीच चंद्रयान 1 अपने 95% ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर चुका था। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद इसरो 2010 से ही चंद्रयान 2 मिशन की तैयारी में जुट गया था। इसरो इस समय रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस के साथ इस प्रोजेक्ट की सहभागिता कर रहा था। हालांकि कुछ सालों बाद रूसी स्पेस एजेंसी चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट से बाहर हो गई थी और इसरो ने अपने दम पर ही पूरी तैयारी करी थी। देन चंद्रयान 2 15 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 सैटेलाइट में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ और 22 जुलाई 2019 को यह चंद्रमा की परिक्रमा करने लग गया था। इसके बाद चंद्रयान 2 में मौजूद विक्रम लैंडर ने 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश करी, जिस दौरान वह क्रैश लैंड हुआ। हालांकि चंद्रयान 2 अभी भी चंद्रमा की परिधि या ऑर्बिट में ही है और यह चंद्रयान 3 की लैंडिंग में भी मददगार साबित हुआ। बेसिकली चंद्रयान 3 एक फॉलो ऑन मिशन है, जिसका मुख्य लक्ष्य सेफ लैंडिंग और चंद्रमा की सतह पर चलने की क्षमता को प्रदर्शित करना है। इसके लैंडर का नाम चंद्रयान 2 की तरह ही विक्रम है और इसके रोवर का नाम प्रज्ञान है। इसके साथ साथ चंद्रयान 3 में कुछ बहुत ही एडवांस्ड वैज्ञानिक उपकरण भी लगे हुए हैं। यह तो बात हो गई चंद्रयान की। अब आगे बढ़ने से पहले सौरभ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंडिया के स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ दर्शकों को बताएं। धन्यवाद सुयश। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारत स्पेस रिसर्च को लेकर हमेशा से ही काफी सीरियस था और सन 1962 में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंतर्गत पहली नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च गठित हुई थी। इसको बनाने में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अहम भूमिका रही थी एवं इसके पहले प्रमुख डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। फिर 1963 में भारत ने अंतरिक्ष में थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। इसके बाद 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जन्म हुआ था, जिसके अथक प्रयासों के बाद सोवियत यूनियन की मदद से भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह
आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया था। आज तक इसरो 150 से ऊपर कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। इसमें से ज्यादातर सक्सेसफुल मिशंस हैं। सन 2013 में भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान भी लॉन्च किया था, जिससे 2014 में भारत मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचने वाला प्रथम एशियाई देश बना। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहले कोई और देश अपने प्रथम अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया था। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि भारत ने हमेशा से ही अपनी अंतरिक्ष से संबंधित जिम्मेदारियों को वैश्विक पटल पर गंभीरता से निभाया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय आउटर स्पेस ट्रीटी का सदस्य 1967 से है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि बताती है कि विभिन्न राष्ट्रों को किस तरह से स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाहिए। इसके साथ साथ भारत ने अग्रीमेंट ऑन द रेस्क्यू ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, जो एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा के लिए है, उसको 1979 से अपनाया हुआ है एवं अंतरिक्ष में वस्तुओं के पंजीकरण हेतु जो कानून है उसको 1984 से अपनाया हुआ है। भारत की सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पॉलिसी सैटकॉम 1997 में बनी थी। इसको समय समय पर अपडेट किया जाता रहा है। समय की बढ़ती जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए 2019 में भारत सरकार ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी का भी गठन किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य इसरो और प्राइवेट स्पेस संस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। साथ ही साथ 2020 में अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने के लिए इसरो ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर इन स्पेस के गठन की बात कही है। तो सुयश, यह तो बात हो गई इंडिया की और उससे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की। अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अंतरिक्ष के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि चंद्रयान 3 खुद हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है और इसलिए अंतरिक्ष क्या है यह हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। सुयश। जी सौरभ, अंतरिक्ष हमारे ग्रह पृथ्वी, सूर्य और अन्य तारों के बीच में एक असीम और खाली जगह है, जहां वायुमंडलीय दबाव शून्य और तापमान -270 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी अंतरिक्ष में तारे, ग्रह, उपग्रह, तारामंडलीय धूल, गैलेक्सियां एवं अन्य सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। आप जब रात में अपनी आंखों से आकाश को देखते हैं तो आप अंतरिक्ष का एक बहुत ही छोटा हिस्सा देख रहे होते हैं। हकीकत में अंतरिक्ष अत्यंत विशालकाय है और इसकी ज्यादातर चीजें हमारी समझ के भी परे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अंतरिक्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अंतरिक्ष हमारे लिए अनगिनत तरीकों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी वैज्ञानिक सोच और समझ को विस्तृत करने में मदद करता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन से हमें हमारे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में नई नई चीजें पता चलती रहती हैं। हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा स्थान ब्रह्मांड में क्या है। इसके अलावा स्पेस मिशंस के लिए जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं वह आगे चल के हमारी डे टू डे लाइफ में भी उपयोग में आते हैं। आज अगर स्पेस के लिए कुछ डेवलप करा जाता है तो कुछ दशकों बाद या कुछ सालों बाद वह चीज नॉर्मली हमारी आम जिंदगी में भी उपयोग में आने लगती है। चाहे टेलीकॉम, इंटरनेट या टेलीविजन सेवाएं की बात हो या आपदा या मौसम प्रबंधन की बात हो, यह सब चीजें बिना अंतरिक्ष के संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि हमें अगर पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं या संसाधन उपलब्ध हैं पता करना है तो इसके लिए भी हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन की जरूरत पड़ती है। हमारी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में जाती हैं और वहां से इमेजेस भेजती हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से स्टोन्स हैं, क्या संरचना है। इन सभी कारणों के चलते अंतरिक्ष का महत्व हमारे जीवन में बढ़ता ही जा रहा है और यह हमें कॉन्स्टेंटली प्रेरित करता है कि हम इसके बारे में और बेहतर तरीके से एंड गहराई से समझें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भले ही इंसान हजारों सालों से रात के आकाश को देखता रहा हो, लेकिन इस दिशा में इंसान अपना पहला सैटेलाइट, जिसका नाम स्पुतनिक 1 था, सन 1957 में लॉन्च कर पाया था। यह सैटेलाइट सोवियत यूनियन का था। इसके अगले साल 1958 में सोवियत यूनियन ने अंतरिक्ष में अपना पहला जानवर भेजा था, जिसका नाम लाइका था। और फिर सन 1961 में सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने थे। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले एस्ट्रोनॉट एलेक्साई लियोनोव भी सोवियत यूनियन के ही थे। उन्होंने 1965 में अपनी स्पेस वॉक करी थी। इसके बाद 1969 में बहुचर्चित नासा ने अपोलो 11 मिशन करा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज ऑल्ड्रिन
चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। अभी तक कुल 12 व्यक्ति चंद्रमा पर जा चुके हैं और यह सारे मिशंस अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा कराए गए हैं। तो सुयश, यह तो बातों की साइंस की और उससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की। अब हम इस घटना के राजनीतिक मायने पर आते हैं। क्या आपके हिसाब से इसके कुछ राजनीतिक मायने हो सकते हैं? जी सौरभ, मुझे लगता है भले ही यह एक साइंटिफिक घटना हो, लेकिन चूंकि इस साल भी चुनाव है और विद इन नेक्स्ट 1 ईयर लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस रहेगा ही रहेगा। कोई भी सरकार जो पावर में होगी वह इस तरीके के बेहतरीन वैज्ञानिक उपलब्धि को अपने पक्ष में जरूर रखना चाहेगी कि देखिए, हमने इतना सपोर्ट करा इसरो को, हमने इतना सपोर्ट करा इंडियन स्पेस प्रोग्राम को कि आज हमारा इसरो मून तक पहुंच चुका है। और मुझे लगता है इसके दूरगामी पॉलिटिकल परिणाम भी होंगे और इसके शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल परिणाम भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म जो पॉलिटिकल परिणाम है वह मुझे यह लगता है कि इससे एक बूस्ट मिलेगा सरकार की इमेज को कि सरकार सीरियस है, सरकार कम से कम साइंटिफिक कामों में तो बहुत सीरियस है और उसने डेफिनेटली बहुत ईमानदारी से काम करा है। सो एक पिक्चर यह जा सकती है। सेकंड, जो इसका लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल गेन है वह यह हो सकता है कि हमारे देश की स्पेस कैपेबिलिटीज और अच्छे से डेवलप हो, हमारे साइंटिस्ट्स और ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और फंडिंग उनको मिलेगी और नए लोग भी साइंस की फील्ड में आएंगे। तो आगे चल के हमारे देश के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज हो सकती है। आप क्या सोचते हैं सौरभ इस पे? जी सुयश, मेरा इस पे ये सोचना है कि जरूर किसी भी उपलब्धि को राजनीतिक तौर पे भुनाने की कोशिश तो होगी ही होगी। इसमें हमें ये भी ध्यान देना होगा, चंद्रयान 1 जब हुआ था तब वो अभी विपक्ष में जो है यूपीए की सरकार हुआ करती थी। चंद्रयान 2 जो हुआ वो इंडिया 1 जस्ट आया था उस समय हुआ, और चंद्रयान 3 अभी हमारे सामने हो रहा है। इसके अलावा ये जो सरकार है ये जरूर एक दो बातें और कह सकती है, जैसे गगनयान भी अगले साल होने वाला है। ये शायद 3 फेजेस में है, उतने डिटेल्स मुझे पता नहीं, लेकिन गगनयान भी 2024-25 का ही प्रोग्राम है। तो उस पर स्पेस एक्सप्लोरेशन जिसमें कि इंसान जाएंगे, भारतीय जाएंगे हमारे यहाँ से, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, रूस भी उसमें काफ़ी मदद कर रही है। तो इस बात को भी हो सकता है वो चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। उसके अलावा हम अगर ध्यान करें और हमने क्या क्या किया है, साउथ एशियन सैटेलाइट एक है जो हमने लॉन्च किया था, वो सार्क कंट्रीज़ के लिए। उसको पहले सार्क सैटेलाइट बोलते थे, फिर नाम बदल दिया गया और वो वैसे GSAT-9 है। तो एक वो भी था जो 2017 में हुआ था। वैसे तो वो पुरानी सरकार का हो गया, बट ये कंटिन्यूटी की तरह उसे देखा जाएगा शायद। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे अभी लूना 25 रूस ने लॉन्च किया था, तो वो जो है वो क्रैश लैंड हो गया। 19 तारीख को ही क्रैश लैंड हुआ है और 10 तारीख को ही उसे वो लिफ्ट हुआ था यहाँ से रूस के द्वारा। अब रूस ने कई दशकों से लूना प्रोग्राम अपना बंद कर दिया था, जो मून की तरफ उनके सैटेलाइट जाते थे, और पहले वो लैंड करा चुके थे, परंतु तब वो सोवियत संघ का हिस्सा थे, तो इसलिए ये उपलब्धि वो वापस नहीं कर पाए। तो ये भारत सरकार ये भी ज़रूर बोल सकती है कि देखिए, जिन्होंने पहले ये उपलब्धि की थी वो भी नहीं दोहरा पा रहे हैं और हमने ये कर दिखाया है। तो इस तरह से भी ये वैसे तो वैज्ञानिकों का ही किया हुआ है, सरकार का सहयोग ज़रूर रहा है, परंतु इसको जिस तरह से देखा जाए, इसको विपक्षी दल अगर मुद्दा ना बनने दे तो ज़्यादा अच्छा है। वो इसमें साथ साथ बोलेंगे, बिल्कुल ये बात हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बस ये कह रहा था, जैसे ही आपने विपक्ष की बात करी, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि विपक्ष को भी सपोर्ट करना चाहिए इस तरह के मिशन को, और अगर यह कुछ भी इस मिशन को लेके पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है विपक्ष के लिए यह बैकफायर ही करेगी ये चीज। बस इतना मैं कहना चाह रहा था। आप क्या कह रहे थे सौरभ? जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ये मुद्दा अगर बनाना चाहेंगे, सरकार तो अपनी सारी जो भी उपलब्धियां उनसे रिलेटेड हैं किसी भी रूप में, वो उसको मुद्दा बनाएंगी, बट इसको देखें तो इससे भावनात्मक तरीके से भारत के लोग जुड़े रहते हैं। थोड़ा ज़्यादा लोग में वो भावनाएं होती हैं कि हाँ, हमारे देश ने ये कर दिखाया है, तो उस चीज़ को मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए। वो भी उसमें अगर दो तारीफ कर देंगे कि हाँ, हमने भी सहयोग किया था, ये सरकार भी कर रही है, तो ये करते रहना चाहिए, हम आगे भी करेंगे। तो और वो और कुछ प्रोग्राम्स बता दे, वो बोले कि हम अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, हमारी सरकार आएगी, तो ये तो बहुत अच्छा है। इसमें प्रतिस्पर्धा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल।
एंड ये सब बातें कहीं ना कहीं मुझे कोल्ड वॉर की याद दिलाती हैं। आपको शायद ध्यान हो, चूंकि आप भी बहुत पढ़े हैं इसके बारे में, जब अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, तब अमेरिकी पब्लिक को एक समय पे लगने लगा था कि इतना पैसा क्यों खर्च करा जा रहा है, और यह एक्चुअली में एक पॉलिटिकल इशू बन गया था यूएस के लिए। आई डू नॉट रिमेंबर उस समय कौन प्रेसिडेंट थे, आइजनहोवर थे या कैनेडी थे, बट उनके लिए काफी नेगेटिव इमेज बनने लगी थी कि यहाँ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, कुछ लोगों के पास, और आप यहाँ पे मून भेज रहे हो अपने मिलिट्री के लोगों को, और आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, ये पैसा ज्यादा बेहतर होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए खर्च हो। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट के बारे में आपका क्या सोचना है? जी, मेरा ये सोचना है कि ये बहुत शॉर्ट साइडेड थिंकिंग है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से आपको उतना लाभ शायद ना भी दिखे, आज के डेट में तो वो भी कहना बड़ा मुश्किल है, परंतु परोक्ष रूप से इसका बहुत लाभ मिलता है। ये ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज होती हैं, और जैसे आप देखेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो हर कंट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होती हैं। यूएस में जैसे देखा जाए तो वो काफ़ी इसमें अग्रणी श्रेणी में आते हैं, तो उनका आईटार करके ITAR करके रेगुलेशंस होते हैं, उसके कारण वो बैन कर देते हैं कि इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं आ पाती क्योंकि उसके मिलिट्री यूजेस भी होते हैं। तो ऐसे आप देखिए ड्यूअल यूज जो टेक्नोलॉजी होती है ये एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है। इसमें आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, उसके फायदे आपको मिलिट्री में मिलेंगे। जो मिलिट्री वेपन्स का इंपोर्ट भारत का बिल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसको ही हम किसी रूप में अगर कम कर पाएंगे तो वो पैसा हम अपने देश में लगा पाएंगे। दूसरा ये कि हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, क्लाइमेट से रिलेटेड और वेदर से रिलेटेड और बाकी चीज़ों में भी इसका काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। बात ये भी है कि सिर्फ हम ही नहीं है जो मून पे लैंड करना चाह रहे हैं, मून लैंडर भेज रहे हैं। अभी अगले साल आपको जापान भी जाएगी, और आप देखेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत लोग ट्राई किए जा रहे हैं 10-15 सालों से, पिछले 1-2 दशक से ये होड़ बहुत तेज हुई है कि इसमें हर अलग अलग देश कोशिश करता है मून लैंडर भेजने की, बट वो कर नहीं पाते। कितने अनसक्सेसफुल होते हैं, हम उनके बारे में सुनते ही नहीं हैं। हम सिर्फ अपने भारत के बारे में सुनते हैं, और हमने कितना 1 दशक में हम 2 बार कोशिश कर रहे हैं, 3 बार कोशिश कर रहे हैं 2 दशक में, उसमें हमें कामयाबी मिलती है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं मिलती तो भी हम रास्ते में बहुत सीखते हैं। तो हमें ऐसे कोशिश करते रहने चाहिए। हमें अभी गगनयान से भी कुछ सीखने मिलेगा, वो भी बहुत बड़ा कदम रहेगा, क्योंकि आगे जाके अंतरिक्ष में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे काम आ सकते हैं। बाकी लोग तो उस रेस में लगे हुए हैं, हमें भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल। हालांकि मैं जो आप कह रहे हो उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देना चाहूंगा। आप कोल्ड वॉर पर ही वापस चलिए और आप सोवियत यूनियन को देखिए। स्टालिन उस समय के शासक थे सोवियत यूनियन के, और वह बहुत ही सख्ती से अपना रूल चलाते थे, और काफी वहां पे भुखमरी वगैरह की भी खबरें सुनने में आती थी। तो मुझे लगता है कि यह दुधारी तलवार भी हो सकती है। आपका ठीक है, लॉन्ग टर्म फायदा हो रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम से, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपके देश के पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने लोगों को खाना दे सको, बेसिक सुविधाएं दे सको, तो उस समय मुझे ये आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं ठीक लगता है कि आप रुक जाइए, थोड़ा लोगों की स्थिति बेहतर कर दीजिए, उसके बाद आप फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन में पैसा खर्च करिएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये आर्ग्यूमेंट मुझे सही नहीं लगता है कि आपका ये कहना कि हम एक चीज़ हासिल कर ले तो फिर उसके बाद दूसरी चीज़ पे जाएं। हम बहुत बड़ा देश है, हमें सारी चीज़ें एक साथ करनी होगी। हम अगर रुक जाएंगे तो रुक जाएंगे, एक चीज़ दूसरे से काफ़ी जुड़ी हुई है। आप इस रेस में पीछे हो जाएंगे तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे आगे। आज तक हमने बहुत बड़ी गलती की, जो आज़ादी के बाद हमने अपने प्लेन्स बनाने, फाइटर जेट्स बनाने, ये सब खुद शुरू नहीं किए। ब्राज़ील भी उसी हालत में करीब करीब था, और उनका देखिए ठीक ठाक इंडस्ट्री है एरोस्पेस में, और उन्होंने उस पर काम किया था, उसे अभी फ़ायदे मिलते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा एसेट है वो। उनको इंपोर्ट बिल नहीं आता बल्कि उनका एक्सपोर्ट होता है, उससे वो बाकी काम कर पाते हैं। तो हमें सारे काम साथ करने होंगे। ये बात कभी नहीं करनी चाहिए कि देखिए हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, या हमारे अनाज का दाम बढ़ रहा है और उसके बाद हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये बहुत शैलो आर्गुमेंट रहता है। आपको करना सब कुछ है, एक चीज़ दूसरे से टकरा नहीं रहा। सब चीज़ के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है, उनके अलग अलग काम है, वो करते रहेंगे। आपको एलोकेट कितना करना है आप देखिए, और इसरो को कोई बहुत ज़्यादा एलोकेट नहीं होता है। जितना एलोकेट होता है उतने प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट हमारे इसरो को और पैसे मिलने चाहिए, जितने मिलते हैं डेफिनेटली कम है। लेकिन
अगेन कमिंग बैक टू माय आर्ग्यूमेंट, तो फिर बात आ जाती है आपके बजटरी एलोकेशन पे। आप पैसा दीजिए स्पेस प्रोग्राम को, लेकिन अगर आपके देश में स्थिति ठीक नहीं है तो फिर आप बहुत लेविश मिशंस कराने की बजाय थोड़े छोटे मिशंस कराइए। तो ये आपको कितना सही लगता है? देखिए, मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि साइंस से कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर साइंस से बोलने का मतलब है साइंस और टेक्नोलॉजी से, साइंस और टेक्नोलॉजी में आपको आगे बढ़ते जाना है। अभी इसी दूसरी बात ले लीजिए कि चिप मेकिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, हम उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। वो ताइवान में एक इंडस्ट्री है, वो उसका कितना ज़्यादा प्रभाव है कि वहाँ पे वॉर करने का नाम सुनने से ही लोग घबराते हैं पूरे विश्व में, क्योंकि फिर सब कुछ बैठ सकता है उससे। अब उसकी ऑल्टरनेट हम कैपेसिटीज डेवलप कर रहे हैं, वर्ल्ड ओवर लोग डेवलप कर रहे हैं। हम अब जाके चिप मेकिंग में आए हैं। हम वो शुरू में अगर वो काम कर रहे होते तो थोड़ा हमें कुछ समय तक फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो फायदे मिलते हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। अभी हम इंपोर्ट किए जा रहे हैं ना, उन्हीं गरीबों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है ना। वही मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बाकी तरह के चिप्स हैं, हर चीज़ में आजकल आ रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, तो चिप मेकिंग तो खत्म ही नहीं होना है, वो दूसरे लेवल पे ही जा रहा है। और हम उसमें इतने लेट एंट्रेंट हैं, उसका हमें बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी हमें जितने बिलियंस डालने पड़ रहे हैं पहले उतने नहीं डालने पड़ते शायद, और उसका फायदा बहुत ज़्यादा है। हम आखिरकार तो हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हमारे पास फ्यूल नहीं है, हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। हमें एक्सपोर्ट हमेशा ज़्यादा रखना है अपनी इंपोर्ट से, और वो कैसे होगा? टेक्नोलॉजी से होगा। वो सिर्फ हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से नहीं कर पाएंगे, वो भी ज़रूरी है, परंतु उससे वो रिटर्न नहीं आता। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस तरह का नहीं है, लैंड लिमिटेड है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज हमारा इस इशू पर बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शकों को भी यह डिस्कशन पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।